1919 की बात है। बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का लड़का, जिसे बाद में दुनिया हल्दीराम के नाम से जानेगी, भुजिया बनाना सीख रहा था। यह लड़का नहीं जानता था कि उसकी इस साधारण सी शुरुआत से एक दिन एक ऐसा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा होगा जिसका नाम हर घर में लिया जाएगा। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके दादाजी की एक छोटी सी दुकान थी जहां वे भुजिया बेचा करते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने भुजिया बनाने की कला में निपुणता हासिल कर ली थी और अपने दादाजी की दुकान पर बैठने लगे। लेकिन हल्दीराम केवल अपने दादाजी की तरह कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने से संतुष्ट नहीं थे। वे हमेशा कुछ नया करने की सोचते थे। जिस भुजिया को वे बेच रहे थे वो बेसन से बनी होती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोग मोठ की दाल के व्यंजनों को बहुत पसंद करते हैं। इस विचार के साथ हल्दीराम ने बेसन में मोठ की दाल मिलाकर एक नई भुजिया तैयार की। इसने स्वाद ने लोगों के दिलों में जगह बना ली और हल्दीराम की भुजिया तुरंत ही लोकप्रिय हो गई। लेकिन हल्दीराम यही नहीं रुके, उनका सपना और भी बड़ा था। हल्दीराम को जल्द ही यह एहसास हुआ कि उनकी भुजिया का स्वाद तो बेहतरीन है, लेकिन इसकी बनावट को अगर पतला और कुरकुरा बनाया जाए तो ग्राहकों का अनुभव और भी बेहतर हो सकता है। इस बदलाव के लिए उन्होंने अपने बैटर को पतला करने का विचार किया और साथ ही एक ऐसे जाली की जरूरत महसूस की जिसके छेद मौजूदा जालियों से छोटा हो। इस नई जाली के निर्माण के लिए उन्होंने बाजार के कई जाल निर्माताओं के साथ मिलकर काम किया और साथ ही अपने बैटर को भी कई बार संशोधित किया। महीनों के प्रयास के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसा भुजिया बनाई जो बेहद पतली और कुरकुरी थी। इस नई भुजिया ने बाजार में आते ही धूम मचा दी, लेकिन हल्दीराम की सोच यही नहीं रुकी। उन्होंने अपनी भुजिया की बिक्री बढ़ाने के साथ साथ उसे अन्य भुजिया से अलग पहचान दिलाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। हल्दीराम को यह समझ में आया कि सिर्फ भुजिया की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि उसकी ब्रांडिंग भी महत्वपूर्ण है। तब बीकानेर में और भी कई दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि उनकी भुजिया ग्राहकों के लिए खास बने। उन्हें यह भी पता था कि महाराज डूंगर सिंह बीकानेर के लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय और आदरणीय है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा। ब्रांडिंग ने हल्दीराम की भुजिया को अन्य सभी भुजियाओं से अलग और प्रीमियम बना दिया। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी भुजिया की कीमतें भी बढ़ा दी, जिसे ग्राहकों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अगले कुछ वर्षों में हल्दीराम ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने कारोबार को अच्छी तरह से स्थापित कर लिया और उनकी भुजिया का स्वाद और नाम दोनों ही दूर दूर तक फैल गए। 36 साल की उम्र में हल्दीराम के जीवन में सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। उनकी पत्नी और 3 बेटे थे और उन्होंने गरीबी से उठकर अपने व्यवसाय को मजबूती से खड़ा कर लिया था। लेकिन 1944 में उनकी जिंदगी ने अचानक एक बड़ा मोड़ लिया। घर की महिलाओं के बीच बढ़ते तनाव ने हालात को इस कदर बिगाड़ दिए कि हल्दीराम को अपने परिवार से अलग होना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें अपने उस व्यापार से भी हाथ धोना पड़ा जिसे उन्होंने मेहनत और लगन से खड़ा किया था। एक पल में वह अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए, बिना किसी सहारे के। हालांकि हल्दीराम के पास दुख में डूबने का वक्त नहीं था। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्होंने तुरंत अपने आप को संभाला और काम की तलाश में जुट गए। एक दिन बाजार में भटकते हुए उन्हें किसी ने पुकारा। पीछे मुड़कर देखा तो उनका एक पुराना दोस्त खड़ा था जो कई सालों बाद बीकानेर लौटा था। हल्दीराम ने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। सालों पहले हल्दीराम ने अपने इस दोस्त की 200 रुपए देकर मदद की थी और वो इस उपकार को नहीं भूला था। उसी दिन उन्होंने हल्दीराम को 200 रुपए लौटाए, जो उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। इन रुपयों से सबसे पहले हल्दीराम ने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर किराए पर लिया। इसके बाद उन्होंने नए व्यवसाय के बारे में सोचना शुरू किया। उनकी पत्नी चंपा देवी बेहद स्वादिष्ट मूंग दाल बनाती थी, जो बीकानेर के लोगों का प्रिय व्यंजन था। यही सोचकर उन्होंने मूंग दाल का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। बचे हुए पैसे से हल्दीराम ने मूंग दाल, मसाले और अन्य सामग्री खरीदी और एक अस्थायी रसोई बनाई। सुबह सुबह वे मूंग दाल बनाते और फिर हल्दीराम बाजार में जाकर इसे बेचते। धीरे धीरे उन्होंने मूंग दाल के साथ अपने पसंदीदा भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया। उनकी मेहनत और गुणवत्ता ने उन्हें जल्द ही एक वफादार ग्राहक आधार दिलाया। जल्द ही वे एक छोटी दुकान किराए पर लेने में कामयाब हो गए। कुछ ही समय में बाजार में खबर फैल गई कि हल्दीराम और उनकी मशहूर डूंगर सेव वापस आ गई है। लोगों ने उनका दुकान पर कतारें लगानी शुरू कर दी और हल्दीराम एक बार फिर से बीकानेर के भुजिया किंग बन गए। फिर कुछ सालों तक हल्दीराम ने अपनी दुकान को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। फिर 1950 के दशक में एक ऐसा वाक्य हुआ जिससे उनके जीवन को एक फिर से नया मोड़ दिया। हल्दीराम अपने दोस्त की बेटी की शादी में कलकत्ता गए थे। कलकत्ता में अपने दोस्त की बेटी की शादी के दौरान हल्दीराम ने मेहमानों के लिए भुजिया बनाई। जब उन्होंने मेहमानों का उत्साह पूर्ण रिएक्शन देखा तो वो हैरान हो गए।
भुजिया का स्वाद सभी को इतना पसंद आया कि लोग उनकी तारीफों के पुल बांधने लगे और कई ने तो थोक में ऑर्डर भी दे दिया। हल्दीराम ने तुरंत इस बात को समझ लिया कि कलकत्ता में उनके व्यवसाय के लिए एक बड़ा अवसर है। यहाँ भुजिया बेचने वालों के बीच कई खास प्रतिस्पर्धा नहीं थी और यहाँ उनके लिए एक सुनहरा मौका था। 1955 में उन्होंने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता भेजा ताकि वहाँ पर व्यापार शुरू किया जा सके। कोलकाता में भी शुरुआत छोटी ही थी, एक छोटे से घर में मात्र 8 वर्ग फुट की दुकान से। हालांकि धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ने लगा और जल्द ही वे प्रतिदिन 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। बंगालियों की पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बंगाली मिक्सचर नामक एक नया स्नैक्स भी लॉन्च किया, जिसे बड़ी सफलता मिली। अगले 12 सालों में उनकी व्यापार में तेजी से वृद्धि होने लगी। कोलकाता का बाजार बड़ा होने के कारण वहाँ की शाखा बीकानेर की शाखा से भी अधिक बड़ी हो गई। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे अब अपने कारोबार में जम चुके थे। बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर में, सतीदास ने स्वतंत्र रूप से अपनी दुकानें स्थापित कर ली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता में व्यापार का प्रबंध कर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए हल्दीराम ने अपने आप को व्यवसाय से धीरे धीरे दूर कर लिया और अर्ध सेवानिवृत्ति ले ली। हालांकि उनका व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ रहा था और जल्द ही हल्दीराम की कहानी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। उनके सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अब तक अपने चाचा के साथ कोलकाता के व्यापार में काम कर रहे थे, ने 1968 में नागपुर में हल्दीराम की एक नई शाखा खोलने का निर्णय लिया। नागपुर पहुंचने के बाद शिव किशन ने देखा कि वहाँ के लोग बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे मिठाइयों को बहुत पसंद करते हैं। नागपुर में शिव किशन ने देखा कि वहाँ के लोग मिठाइयों के शौकीन तो थे, लेकिन वे भारत के अन्य हिस्सों की मिठाइयों से उतने परिचित नहीं थे। इस अवसर को भांपते हुए उन्होंने भुजिया के साथ साथ अपने पसंदीदा काजू कतली भी बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में ग्राहक इसे खरीदने में संकोच कर रहे थे, इसलिए शिव किशन ने उन्हें मुफ्त सैंपल देने का तरीका अपनाया। एक बार जब लोगों ने काजू कतली का स्वाद चखा तो वे इसके दीवाने हो गए और इसकी मांग तेजी से बढ़ने लगी। इस सफलता को देखते हुए शिव किशन ने जल्दी मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रसमलाई जैसी मिठाइयाँ भी पेश की। अनजाने में ही यह हल्दीराम के भारतीय मिठाई उद्योग में सबसे बड़े खिलाड़ी बनने की दिशा में पहले कदम साबित हुए। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट खुल चुके थे, लेकिन शिव किशन की नजरें यही नहीं रुकी। एक दिन वो कीर्ति नाम के एक रेस्टोरेंट में गए जहां उनकी आंखें खुल गई। उस रेस्टोरेंट में केवल डोसा और लस्सी ही परोसी जाती थी, फिर भी वहां ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। यही से शिव किशन को हल्दीराम की दुकान को एक रेस्टोरेंट में बदलने का विचार आया। बाजार को समझने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि महाराष्ट्र लोग दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे डोसा और इडली को बहुत पसंद करते हैं। शिव किशन ने भी अपने रेस्टोरेंट में समोसा और कचौरी जैसे बीकानेर के लोकप्रिय स्नैक्स पेश करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले ग्राहकों को आकर्षित करना था। इसलिए उन्होंने डोसा और इडली से शुरुआत की, क्योंकि इनकी डिमांड पहले से ही थी। शिव किशन ने 30 सीटों वाला एक रेस्टोरेंट खोला और जल्दी वहाँ की सभी सीटें भरने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने बैठने की क्षमता को 2 गुना कर दिया और मेन्यू में समोसा और कचौरी भी शामिल कर दिया। जो ग्राहक डोसा और इडली के लिए आते थे, उन्हें शिव किशन ने समोसा और कचौरी भी आजमाने को कहा। जैसे कि काजू कतली के साथ हुआ था, वही सफलता यहाँ भी दोहराई गई। जिन ग्राहकों ने एक बार उनके समोसे और कचौरी का स्वाद चखा, वे हल्दीराम के नियमित ग्राहक बन गए। कुछ ही वर्षों में नागपुर में हल्दीराम के कई नए आउटलेट्स खुल गए। इस विस्तार के चलते हल्दीराम का नागपुर व्यवसाय सिर्फ भुजिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये भारतीय स्नैक्स, मिठाइयों और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन गया था। 1975 में पारिवारिक व्यवसाय में बदलाव का समय आया। कोलकाता शाखा के रामेश्वर लाल ने अपने आप को स्वतंत्र करने का फैसला किया और एक समझौते के तहत यह तय हुआ कि रामेश्वर लाल पश्चिम बंगाल के बाहर व्यापार नहीं करेंगे और वही मूलचंद और उनके बेटे पश्चिम बंगाल के भीतर कारोबार नहीं करेंगे। इस बीच नागपुर में शिव किशन के नेतृत्व में हल्दीराम की शाखा तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि शिव किशन के मन में इससे भी बड़े सपने थे। वह हल्दीराम को एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली का चयन किया। दिल्ली में विस्तार के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। तब तक मनोहर लाल बीकानेर में कारोबार संभाल रहे थे, लेकिन शिव किशन ने उनमें दिल्ली में नई ऊंचाइयां छूने की क्षमता देखी। 1982 में मनोहर लाल ने अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए। उन्होंने पाया कि चांदनी चौक पहले से ही प्रसिद्ध स्नैक्स विक्रेताओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में इतनी तीव्र प्रतिस्पर्धा कभी नहीं देखी थी, लेकिन इनका एक फायदा भी था, उतनी ही ज्यादा मांग भी थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की सहायता से अपनी दुकान के लिए जगह खरीदी और 1983 में कारोबार शुरू किया। अगले 1 साल तक दिन रात मेहनत करके उन्होंने बाजार में अपनी पहचान बनाई, लेकिन तभी एक भयानक त्रासदी आ गई। 1984 के सिख विरोधी दंगों ने पूरी दिल्ली को झकझोर कर रख दिया।
और इस दौरान मनोहर लाल की वर्कशॉप और घर दोनों जलकर राख हो गए। इसके बाद 2 महीने तक दिल्ली में हल्दीराम का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था। लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से आर्थिक सहायता ली और दिल्ली में एक नई 300 वर्ग फुट की वर्कशॉप खरीदी। इसके साथ ही उन्होंने कारोबार को फिर से खड़ा किया, एक बार फिर से मेहनत और लगन के साथ। उनकी मेहनत से बनाई गई प्रतिष्ठा ने उन्हें सहारा दिया और कारोबार फिर से तेजी पकड़ने लगा। अगले कुछ वर्षों में न केवल उन्होंने अपनी मौजूदा वर्कशॉप का विस्तार किया, बल्कि 2000 वर्ग फुट की एक नई फैक्ट्री भी स्थापित की और कई नए आउटलेट्स भी खोले। इस दौरान व्यापार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद हल्दीराम अभी भी एक सीमित क्षेत्र में चलने वाला मध्यम आकार का व्यवसाय ही था। लेकिन शिव किशन और मनोहर लाल की नजरें इससे भी ऊंचे लक्ष्य पर थी। वे हल्दीराम को एक विश्व स्तरीय उपभोक्ता ब्रांड बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि भारत के हर घर में हल्दीराम के उत्पादों का स्वाद लिया जाए। उन्होंने देखा कि उदारीकरण के बाद पेप्सिको, केलॉग्स और नेस्ले जैसे बड़े ब्रांड भारत में पैकेट फूड बेचने में अग्रसर हो रहे थे। ये विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में पश्चिमी संस्कृति के पैकेट फूड को स्थापित करने के लिए भारी निवेश कर रही थी, लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड भारतीय स्नैक्स को लंबे समय तक टिकाऊ पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। इस अवसर को पहचानते हुए हल्दीराम ने सबसे पहले अपने लोकप्रिय उत्पादों जैसे बीकानेर भुजिया और आलू भुजिया को नाइट्रोजन पैकेजिंग में पेश किया। इससे उनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कई महीनों तक हो गई। इस नए पैकेजिंग टेक्निक के साथ हल्दीराम का व्यापार सिर्फ नागपुर और दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह अब देश के हर एक कोने तक पहुंच गया। अब भारत के छोटे से छोटे शहरों में भी लोग हल्दीराम की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद ग्राहकों की शानदार प्रतिक्रिया ने हल्दीराम को प्रेरित किया और उन्होंने अपने पैकेट फूड सेगमेंट को और भी विस्तार देते हुए रसगुल्ला, सोनपापड़ी, अचार, कचौरी और यहाँ तक कि भेलपुरी जैसे नए उत्पादों को भी शामिल किया। कुछ ही समय में हल्दीराम 400 से अधिक पैकेट फूड आइटम्स बेचने लगे। विभिन्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने उत्पादों को विभिन्न पैकेट साइज में पेश किया। जैसे उनके कई उत्पादों के छोटे पैक केवल 5 रुपए में उपलब्ध थे, जबकि बड़े पैक 200 रुपए या उससे अधिक में मिलते थे। साथ ही शिव किशन जानते थे कि स्नैक्स एक आवेगपूर्ण खरीदारी होती है, इसलिए उन्होंने पैकेजिंग को आकर्षक बनाने के लिए रंग मनोविज्ञान का उपयोग किया। इसके अलावा भारत के हर कोने तक पहुंचने के लिए हल्दीराम ने 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर और लाखों खुदरा विक्रेताओं के साथ साझेदारी की। इन रणनीतियों की बदौलत आज भारत के लगभग हर घर में हल्दीराम के स्नैक्स का आनंद लिया जाता है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, सिंगापुर, यूके सहित 80 से अधिक देशों में हल्दीराम सबसे लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स ब्रांडों में से एक है। लगभग 100 साल पहले हल्दीराम ने महज 2 पैसों में भुजिया बेचने से शुरुआत की थी और आज ये ब्रांड 9000 करोड़ से भी अधिक का कारोबार कर चुका है। हल्दीराम की कहानी यह सिखाती है कि यदि आप अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखते हैं और समय के साथ बदलाव अपनाते हैं, तो कोई भी छोटा व्यवसाय बड़े साम्राज्य में बदल सकता है। तो ये था हल्दीराम की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।